स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम करण है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपनी माँ और बहनों का खुद ही ख्याल रखता था। मेरी 2 बहनें थीं और एक छोटा भाई था। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी और हंसी खुशी गुजर रही थी। बड़ी उम्मीद के साथ मेरी माँ और बहनों ने मेरी शादी की थी। मेरी शादी को 2 महीने होने वाले थे, लेकिन अभी तक मुझे खुशहाली नसीब नहीं हुई थी, क्योंकि एक हादसा शादी के पहले दिन से ही मेरे साथ हो रहा था। मैं जैसे ही अपने कमरे में जाता था तो मेरी पत्नी डर की वजह से कांपने लग जाती थी और पसीने छूटते थे। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती थी। मुझे उसके साथ बात करने तक का मौका नहीं मिला था। अभी तक हम दोनों एक साथ फुर्सत में बैठे भी नहीं थे। अजीब बात यह थी कि वह ऐसा रिएक्ट सिर्फ मुझे देखकर ही करती थी। बाकी सब लोगों के साथ तो वो नॉर्मल रहती थी। जितना टाइम मैं उसके पास रहता था वो रोती ही रहती थी, खामोश ही नहीं होती थी। रो रो कर उसने खुद को बीमार बना लिया था। एक दिन इन सारे हालात से तंग आकर मैंने सोच लिया था कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मेरी बहन ने उसे समझाया था कि तुम इस तरह से भैया को देखकर परेशान मत हुआ करो। भैया तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहते हैं। मेरी बहन की बात सुनकर उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए साफ इनकार कर दिया था कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लगती थी, इसलिए मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। फिर एक रात अचानक ही जब मेरी घबराकर आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी पत्नी कमरे में मौजूद नहीं थी। जब मैं उसे देखने के लिए घर से बाहर निकला तो वो कुछ ऐसा कर रही थी जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था। मैं किसी से कम नहीं था, ऐसा मेरी माँ और मेरी बहनों का कहना था। मेरा छोटा भाई अभी तक काफ़ी छोटा था। वो लगभग 14 साल का था और अभी पढ़ाई कर रहा था। मुझसे बड़ी मेरी एक दीदी थी जिनकी शादी हो गई थी। मैं दूसरे नंबर का था और मेरी एक छोटी कुंवारी बहन भी थी। घर के सारे ही लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही मैंने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया था। मैं 15 साल का था जब मेरे पापा हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से ही मैंने मेहनत करके अपने घर के हालातों को ठीक कर दिया था। मेरी मम्मी और बहनों का कहना था कि उनका बेटा किसी से कम नहीं था, लेकिन मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। कभी मैंने इस चीज़ को लेकर घमंड नहीं किया था। भगवान ने मुझे अच्छी सूरत शक्ल दी थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे लिए घमंड करना ज़रूरी था। मेरा मानना यही था कि भगवान की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी ही होती है। भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर दी होती है जो उसको स्पेशल बना देती है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ उसको पहचानने की होती है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और अब मेरी बारी आई थी शादी की, क्योंकि अब शादी का नंबर मेरा ही था और मैं अच्छा खासा कमाने भी लगा था। घर के हालात भी मेरी वजह से काफ़ी बेहतर हो गए थे, क्योंकि जब से पापा इस दुनिया से गए थे हम लोग परेशानी में घिरे हुए थे। मेरी बड़ी दीदी की शादी दूसरे शहर में हुई थी, लेकिन वो हर महीने अपने बच्चों की छुट्टियों पर हमारे घर एक हफ्ते के लिए रहने ज़रूर आती थी। मेरी शादी के लिए मेरी मम्मी ने बहुत सारे सपने देखे हुए थे। उनको मेरी शादी का सबसे ज़्यादा अरमान था और इसकी 2 वजह थी। एक तो ये थी कि मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। दूसरी ये कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और मरने से भी बचा था। इसी वजह से मुझसे मेरी पूरी फैमिली बहुत प्यार करती है। मेरी बहनों को भी मेरी शादी के बहुत अरमान थे, क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी काफ़ी छोटा था, उसकी शादी नहीं हो सकती थी और मेरी छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही थी, इसलिए शादी करने के लिए नंबर मेरा ही था। ऐसे में मैंने कभी कुछ नहीं कहा था और सब कुछ अपनी माँ और बहनों पर छोड़ दिया था। मैंने बचपन से लेकर अब तक किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की थी, बल्कि मैंने ही अपनी माँ और बहन भाई की हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मैंने खुद से कहीं ना कहीं ये वादा कर लिया था कि मैं कभी ज़िंदगी में अपनी मम्मी के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। हमेशा उनके फ़ैसलों का मान सम्मान करूँगा और उनकी हमेशा इज्जत करूँगा। जैसा वो मुझे करने के लिए कहेंगी मैं हमेशा वैसा ही करूँगा। जैसे कि मेरी शादी करवाना मेरी बहनों और मेरी मम्मी का सबसे बड़ा अरमान था, ऐसे में वो ये चाहती थी कि लड़की भी उनकी पसंद की ही हो। इस मामले में मैंने सब कुछ अपनी माँ बहनों को ही सौंप दिया था।
मैं किसी लड़की को पसंद नहीं करता था। हालांकि वो मुझसे पूछती भी थी कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो हम तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही करवा देते हैं। मैं इस टाइप का लड़का नहीं था। हालांकि मेरी फ्रेंडशिप काफ़ी सारी लड़कियों से भी थी, क्योंकि मेरे ऑफिस में लड़कियां भी मौजूद थीं। मैंने आज तक किसी को गलत नज़र से नहीं देखा था। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी मम्मी और मेरी बहनें ही अपनी पसंद से जिसके साथ वो मेरी शादी करवाना चाहती हैं, मैं खुशी खुशी उसके साथ शादी कर लूँगा। मेरे लिए लड़की वही ढूंढे जिनका मेरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा हक था। मैंने उन्हीं को ये काम सौंप दिया था। मैं अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। लड़कियों में मेरी कभी भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी, पर शायद इसकी वजह ये थी कि मैंने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात पहले से ही डाल रखी थी कि मुझे शादी अपनी माँ और बहनों की पसंद से ही करनी है। तो फिर ऐसे में किसी से मोहब्बत का नाटक करके उसको झूठी उम्मीद दिलाकर उसका दिल तोड़ देना अच्छी बात नहीं थी। जब मैंने पहले से ही इरादा कर लिया था कि मुझे अपनी माँ और बहन की पसंद से ही शादी करनी है, तो इसलिए मैं किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेल सकता था। मैं शुरू से ही बहुत सीरियस और नर्म दिल इंसान रहा था। मुझे दूसरों की फीलिंग्स और एहसास की अच्छी तरह से कदर होती थी। मैंने कभी किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और ना ही कभी किसी का दिल दुखाया था। कभी ज़िंदगी में किसी को ऐसा दुख नहीं दिया था जिसकी वजह से उसका दिल दुखे। मैंने कभी भी जानबूझकर किसी को तकलीफ़ नहीं दी थी, फिर चाहे वो मेरे घर वाले हों या फिर और बाकी के लोग। सबके साथ मेरा एक जैसा ही बिहेवियर रहता था। हमेशा सबसे खुशी खुशी बात करता था। मैं खुश रहने और खुश रखने वाले लोगों में से था और मेरी यही आदत मेरी फैमिली और मेरे सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। मेरी बड़ी बहन सुहानी दीदी ने मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की तलाश करना शुरू कर दी थी। वो हर दिन बहुत सारी फ़ोटोज़ उठाकर घर ले आती थी और मुझे दिखाना शुरू कर देती थी, जबकि मैं उनसे हर बार यही कहा करता था कि जो लड़की आपको पसंद आ जाए वहीं पर ही मेरी शादी करवा दो। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरी इस बात से मेरी मम्मी और बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती थी। फिर मेरी बात सुनकर मेरी बड़ी दीदी ने अपनी और बाकी सब की पसंद से मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली थी और फिर उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे और फिर मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था। मैंने लड़की की फ़ोटो देखी थी, वो सच में बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपनी फैमिली की पसंद पर गर्व महसूस हुआ था कि उन्होंने मेरे लिए अच्छी ही लड़की तलाश की थी। इस बात का मुझे पहले से ही यकीन था। लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं, मासूम होती हैं, क्योंकि घर में मेरी बहनें भी तो थीं। इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता था कि लड़कियों की सोच और उनके ख्याल किस तरह के होते हैं। वो ऊपर से जितनी समझदार बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल बच्चों वाले दिमाग की ही मासूम सी होती हैं। जैसे कि मेरी बहनें थीं। मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों ही बहुत ज़्यादा समझदार और मासूम थी। और वैसे भी मेरी मम्मी ने हमेशा से मुझे लड़कियों की इज्जत करना ही सिखाया था। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि मेरे घर में भी अपनी बहनें मौजूद थीं, बल्कि उनका यही कहना था कि ये ज़रूरी नहीं है कि घर में बहनें होती हैं तो इंसान दूसरों की बहनों की इज्जत करे। दूसरों की बहनों की भी इज्जत करना और उनका मान सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है और हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हर औरत की इज्जत करनी चाहिए। ये सारी बातें मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई हुई थी। यही वजह थी कि मैं लड़कियों की हमेशा इज्जत किया करता था। जिस लड़की को मेरी दीदी ने मेरे लिए पसंद किया था, उनका कहना था कि वो घर के सारे कामकाज अच्छे तरीके से जानती है और पढ़ी लिखी है और बहुत समझदार भी मालूम होती है। इस तरह के रिश्ते तो लोगों को आजकल तलाश करने पर भी नहीं मिलते। सारी बातें परफेक्ट देखकर उन्होंने रिश्ता फिक्स कर दिया था। लड़की वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया था। उनको भी मैं बहुत पसंद आया था, क्योंकि उनके मुताबिक मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। इन सारी बातों में एक बात जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, वो थी मेरी बहन की ननद। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। वो मुझे पसंद करती थी और उसने मुझे एक दो बार ये भी कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन अब तो मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था, पर हकीकत तो ये थी कि मुझे इस तरह से उसका बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर उसे मुझ में इंटरेस्ट था तो इस बारे में अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी, या फिर वो मेरी दीदी से बात कर सकती थी। इस तरह मेरे सामने आकर कहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था।
कहना तो अलग बात थी, मुझे उसका स्टाइल भी अच्छा नहीं लगा था। वैसे तो वो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन मैंने कभी उसे गलत नज़र से नहीं देखा था। हमेशा मैं उसकी इज्जत किया करता था, उससे अच्छे तरीके से बातचीत करता था। हमेशा मैंने उससे समझदारी की ही बात की थी, कभी फालतू बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक अच्छे और शरीफ परिवार से बिलोंग करती है, इसलिए मैंने उसको साफ इनकार कर दिया था कि मैं उसको पसंद नहीं करता। मुझे अपने लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके अंदर शर्म हया हो। यही वजह थी कि मैंने अपनी बहन की ननद सौम्या को इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, न जाने उसे क्या हो गया था, उस पर तो एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी थी। मेरी शादी पर वो पहले से ही आ गई थी और हमारे घर पर आकर रहने लगी थी। हालांकि उसकी भाभी मतलब मेरी बहन को भी इस बात का बुरा लगा था। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ था। वो कई बार मेरे करीब रहने की इच्छा से हर बार मेरी दीदी के साथ हमारे घर पर रहने के लिए आ जाती थी। उसने कहा था कि वो मेरी मम्मी और मेरी बहनों के साथ शादी में मदद करने के लिए आई हैं, लेकिन हकीकत तो सिर्फ मैं जानता था कि वो यहाँ पर किसके लिए आई थी। मैंने घर में किसी को भी ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि उसकी ऐसी हरकतों के बारे में किसी को पता चले और आगे जाकर उसकी ज़िंदगी पर कोई बुरा असर पड़े। इसलिए मैं उसकी बातों और हरकतों को इग्नोर कर दिया करता था। वैसे भी अब तो कुछ दिन की ही बात रह गई थी और मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। फिर तो मेरी शादी हो जाने वाली थी। मैंने यही सोचा था कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए तो वो खुद ही मेरा पीछा छोड़ देगी और सुकून से बैठ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल था कि वो इस तरह आराम से बैठ जाएगी, और शायद मेरी गलतफहमी भी थी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब वो मेरी शादी पर आई थी, उसने मुझे दोबारा से तंग करना शुरू कर दिया था और मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था। वो मुझसे बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मौका देखकर कभी मेरे कमरे में आ जाती थी तो कभी मुझे धमकियां देना शुरू कर देती थी। मैं चाहता था कि हम दोनों को एक साथ कोई देख ना सके, इसलिए मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता था। उसने कहा था कि तुम शादी से इनकार कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उसकी धमकियों से डरने वाला हरगिज़ भी नहीं था, और जहाँ तक बात शादी से इनकार करने की थी, तो मैं कभी भी इस शादी से इनकार नहीं कर सकता था। एक तो इस शादी में मेरी माँ और बहनों की खुशी शामिल थी, और दूसरी बात, इस मौके पर मैं आकर किसी दूसरी लड़की को इस तरह से नहीं छोड़ सकता था, जो अपनी आंखों में मेरे सपने सजाए हुए बैठी थी। वो भी तो किसी की बेटी और बहन थी। शादी के बिल्कुल करीब आकर मैं शादी से इनकार करना बिल्कुल गलत समझता था, और जिस तरह से वो मुझे डरा धमका रही थी, मैं कभी भी इस शादी से इनकार करके सौम्य से शादी नहीं करना चाहता था। उसकी हरकतों से मुझे चिढ़ होने लगी थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा था। मैं जो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था, उसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा था, और मेरा दिल करता था कि अभी खड़े खड़े उसे अपने घर से बाहर निकाल दूं। मुझे उससे नफ़रत होने लगी थी, और उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं या नफ़रत करते हैं, उसमें उस इंसान का खुद अपना किया धरा शामिल होता है। मोहब्बत तो बिना किसी वजह से भी की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि नफ़रत के लिए कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। कुछ लोग अपनी हरकतों से दूसरों को इतनी ज़्यादा परेशानी में डालकर तंग कर देते हैं कि इंसान को खुद ना चाहते हुए भी उससे नफ़रत होने लग जाती है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। सौम्य से शादी करना तो बहुत दूर की बात थी। मेरे लिए तो उसे इस घर में भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से बुरे शब्दों में बात नहीं की थी, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी सौम्य के साथ ऐसा बिहेव करना पड़ रहा था, और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो मेरी बात को समझ जाए। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो अपनी इन गलत हरकतों को छोड़ दे, वो जो कर रही थी। मगर इस लड़की का दिमाग तो जैसे बिल्कुल ख़राब हो चुका था। एक दिन तो मेरा मन करने लगा कि मैं ये सब कुछ जाकर अपनी दीदी को साफ साफ बता दूं कि आपकी ननद की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और फिर जब ये सोचने लग जाता कि दीदी भी सौम्य की वजह से परेशान हो जाएगी और उसको बुरा भला कहेंगी, फिर सौम्य को बुरा लगेगा और उसे हर्ट होगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। वो जो भी कर रही थी ना समझी में कर रही थी, लेकिन मैं तो समझदार था। ऐसे में ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसकी आने वाली ज़िंदगी में कोई बुरा असर पड़ता। यही वजह थी कि मैं अभी तक खामोश था और उसकी हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था।
ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं लोगों को किसी भी तरह की बातें करने का मौका नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि लोगों की आदत होती है, वो छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। मेरी तो वैसे ही शादी होने वाली थी, नुकसान तो सारा का सारा सौम्या के ही होना था। और वैसे भी ऐसे मैटर में लड़कों को कोई गलत नहीं समझा जाता, सारा इल्ज़ाम लड़कियों पर ही आ जाता है। और मैं नहीं चाहता था कि सौम्या पर कोई भी इल्ज़ाम आए। वो मेरे घर की ना सही, लेकिन अपने घर की तो इज्जत थी। अगर वो मेरी बहन की ननद भी नहीं होती, मेरे लिए कोई गैर होती, मैं तब भी उसके साथ यही करता जो अभी कर रहा था, क्योंकि इज्जत सबकी एक जैसी होती है, फिर वो घर की हो या बाहर की हो या फिर गली मोहल्ले की हो। ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। फिलहाल कुछ दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। सौम्या का जुनून धीरे धीरे कम होने लगा था और मेरी शादी हो गई थी। मेरी पत्नी का नाम आंचल था। इतनी खुशी मुझे अपनी शादी की नहीं थी जितनी इस बात की थी कि अब मेरी बहन की ननद अपने घर चली जाएगी। उसने आखिरी दिन तक मुझे बहुत मजबूर किया था कि मैं ये शादी ना करूं, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात को वैल्यू नहीं दी थी, बल्कि मैं उसकी हर बात को इग्नोर करता रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो ये सब कुछ मुझे परेशान करने के लिए कर रही है। मगर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और ऐसा ही हुआ था। मेरी मम्मी और मेरी बहनों की पसंद से मेरी शादी उसी लड़की से हो गई थी जिसके साथ मेरा रिश्ता फिक्स हुआ था। और सौम्या भी मेरी शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर चली गई थी। इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी। मुझे यकीन था कि वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। ऐसे मौके पर वक्त ज़रा मुश्किल से गुजरता है और गुजरने के साथ साथ इंसान सब कुछ भूल भी जाता है। फिर बाद में अपनी की गई गलती और अपनी कही गई बात पर शर्मिंदगी भी होती है और हंसी भी आती है। मेरी शादी को 2 महीने होने वाले थे और ये सब कुछ मेरे साथ शादी के पहले दिन से ही हो रहा था। जैसे ही मैं अपनी पत्नी के पास जाता तो मेरी पत्नी बुरी तरह से कांपने लग जाती थी और उसे पसीने आ जाते थे। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती थी। मुझे उसके साथ बात करना तो दूर की बात, अभी तक उसके साथ बैठना भी नसीब नहीं हुआ था। इसी तरह से 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन हमारे बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरे सामने ही ऐसा करती थी, बाकी सारे लोगों के सामने तो वो नॉर्मल बिहेव करती थी। मैं जितना टाइम कमरे में मौजूद रहता था वो खामोश रहती थी और मुझसे कोई बात नहीं करती थी। बस उसकी आंखों से आंसू ही गिरते रहते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो वो इस तरह से किया करती थी? ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। क्या वो मुझसे डरती थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? जब वो मेरे सामने रोने लग जाती थी और बुरी तरह से कांपती थी तो मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करती है। मैंने ये 2 महीने तो जैसे तैसे गुजार लिए थे। मैंने सोच लिया था कि शायद वो अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल में आई है, इसी वजह से शायद इस तरह से कर रही है। मैं उसे उसके रोने की वजह पूछता तो वो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं देती थी, बस लगातार रोती ही रहती थी। इसलिए मुझे आज तक पता ही नहीं चला था कि वो किस बात पर रो रही है। मुझे लगा था कि शायद कुछ वक्त गुजारने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका रोना भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पूरे 2 महीने गुजरने के बाद भी वही हालत थी, वो वैसी की वैसी ही थी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पत्नी से आराम से इस बारे में बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे उससे बात करने का कभी मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि जैसे ही मैं कमरे में जाता था वो रोना शुरू कर देती थी और खामोश होने का नाम ही नहीं लेती थी। उसको खामोश करने के लिए मुझे खुद ही कमरे से बाहर जाना पड़ता था। फिर जब तक वो सो नहीं जाती थी तब तक मैं कमरे में ये सोचकर नहीं आता था कि वो मुझे देखते ही रोएगी, इसलिए मैं तभी कमरे में आता था जब वो गहरी नींद में सो रही होती थी। अगर वो मुझसे डर रही थी तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं हर मैटर में उसका साथ देने के लिए तैयार था। अगर उसे कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझे बता सकती थी, लेकिन ये बात तो तब होती जब मेरी उससे कोई बातचीत हुई होती। मेरी तो अभी तक उससे कोई बात ही नहीं हुई थी। इस सारे मामले से तंग आकर मैंने एक बात ये सोची थी कि शायद उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यही सोचकर मैंने अपनी छोटी बहन को सारी बात बता दी थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था।
वो बेवजह ही मेरे लिए परेशान हो जाती। वैसे भी इन दिनों उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सब कुछ मेरे और मेरी पत्नी के बीच ही था। मैं चाहता था कि मेरी बहन मेरी पत्नी को समझाए, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी बहन की भी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए मैंने हार मानकर अपनी मम्मी को भी इस बात के बारे में बता दिया था। मेरी मम्मी ने मेरी पत्नी को समझाया था कि हम तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो वो गुस्सा करने लग जाती थी और कहती थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं कोई पागल नहीं हूँ। मुझे इसके इनकार करने की वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी थी तो वो घर में किसी और को तो बता सकती थी, या फिर वो अपने फैमिली वालों को इस बारे में बता सकती थी। उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि वजह जानने के लिए मुझे उस पर नज़र रखनी ही पड़ी थी। इस तरह तो मैं भी किसी वजह तक नहीं पहुंच सकता था, जबकि मैं इस वजह को हर हाल में जानना चाहता था कि वो मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसी तरह एक दिन अचानक आधी रात के टाइम पर मेरी आंख खुल गई, तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी पत्नी कमरे में मौजूद नहीं है। मैंने पूरे कमरे में उसे तलाश कर लिया था, मगर वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में मुझे हैरानी हुई थी कि वो कहाँ जा सकती थी, और वो भी इतनी रात को। मैं उसे घर में सब जगह ढूंढकर अपनी जगह पर आकर सो गया था। उसके बाद जैसे ही मेरी सुबह आंख खुली तो मेरी पत्नी बिस्तर पर ही मौजूद थी। वो किस वक्त कमरे में आई थी मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये बात तो मुझे आज पता हुई थी कि वो मेरे कमरे से गायब भी हो जाती थी। अगले दिन आधी रात के टाइम पर फिर ऐसा ही हुआ था। मेरी पत्नी फिर से कमरे में नहीं थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर से मैं उसे तलाश करने के लिए कमरे से बाहर निकला था। मुझे पता चल गया था कि वो कमरे में मौजूद नहीं थी। ऐसे में पता लगाना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो कल भी कहीं पर जा चुकी थी। वो कहाँ जाती थी, यही सोचकर मैं कमरे से बाहर निकलकर उसको देखने लगा था। तभी अचानक मेरी नज़र गार्डन की तरफ गई, जहाँ पर मेरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने देखा कि इतनी रात को मेरी पत्नी गार्डन में रखी हुई चेयर पर बैठी हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि उसके हाथ में कुछ था। क्या था, इस बात का आइडिया लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि मैं इस तक जाऊं या नहीं जाऊं। ऐसा ना हो कि वो मुझे देखकर फिर से रोना शुरू कर दे और अपनी तबीयत को बिगाड़ ले। मगर जो भी था, मुझे अपनी पत्नी से बात तो करनी चाहिए थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया था और मैं अपनी पत्नी के करीब तक पहुंच गया था। लेकिन मुझे देखते ही वो फिर से रोने लगी थी, क्योंकि वो मुझे देखते ही पहले घबराती थी और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते थे। फिर से मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। मैं उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, बस लगातार रोए चली जा रही थी। अब ये बात मेरी फैमिली में सबको पता चल गई थी, और उन लोगों को भी आइडिया हो गया था कि मेरी पत्नी मुझसे दूरी बना रही है। उन लोगों ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि हम आंचल को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं इस सब से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए घर से बाहर अपने दोस्तों के पास बैठने के लिए चला गया था। मेरे दोस्तों ने जब मेरी परेशानी भरी हालत देखी तो उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी थी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी पर किसी ने कोई जादू टोना करवा दिया हो। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ऐसा मेरी फैमिली में से कोई नहीं करवा सकता। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरी शादी मेरी मम्मी और बहनों ने अपनी पसंद की लड़की से करवाई है। ऐसा तो तभी मुमकिन हो सकता था जब मैं अपनी मर्जी से शादी करता और वो लोग उस लड़की को पसंद ना करते। मेरा दोस्त कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ रिश्तेदार हमसे जलन रखते हैं, तो वो हमसे बदला लेने के लिए जादू टोना करवा देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी की दिमागी हालत ठीक ना हो, तुम चाहो तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखा सकते हो। मेरे दोस्त की डॉक्टर वाली बात तो ठीक थी। डॉक्टर को तो मैं भी अपनी पत्नी को दिखाना चाहता था, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरी पत्नी की दिमागी हालत बहुत कमज़ोर है। रही जादू टोने वाली बात, तो मैंने अपने दोस्त की इन बातों को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैं जब घर आया तो मेरी मम्मी ने भी मुझे यही बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, तभी तो वो ऐसी हरकतें कर रही है। मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी को बाबा के पास लेकर जाना चाहती हूँ।
मैंने अपनी मम्मी से इस बारे में कोई बात नहीं की थी और उनसे कह दिया था कि आप जैसा करना चाहती हो कर सकती हो। मेरी मम्मी तो वैसे भी ऐसी बातों पर बहुत विश्वास रखती थी, इसलिए इस काम को उन्होंने जल्दी ही कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल इस काम के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। मम्मी की मर्ज़ी समझकर मैं खामोश हो गया था। मम्मी ने कहा था कि मैं इस मैटर को खुद अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगी, तो फिक्र मत करो। मम्मी को ज़्यादा पता था कि उन्हें क्या करना था और क्या नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने मेरी पत्नी से पूछा था कि तुम ये सब कुछ मेरे बेटे के साथ क्यों कर रही हो, तो मेरी पत्नी ने कहा था कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कुछ नहीं जानती कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। और इस बात को लेकर मम्मी को बहुत ज़्यादा शक हुआ था कि ज़रूर इस पर कोई ना कोई जादू टोना है। मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। ये सारा मामला मैंने अपनी मम्मी पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मेरी नज़र अपनी पत्नी पर ही रहती थी। उसकी हरकत को मैं हमेशा नोट किया करता था। न जाने क्यों मेरा दिल इसके लिए बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं हो रहा था और मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि उस पर किसी ने जादू टोना करवाया है। मुझे कहीं ना कहीं कोई और ही बात लगती थी। इस बात के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आ जाए, क्योंकि शादी के बाद से ही मुझे वो खुशी नसीब नहीं हुई थी जो शादीशुदा कपल्स को होती है। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार भरी बातें किया करे, ना कि मेरी मौजूदगी में बुरी तरह से रोया करे। मेरी मम्मी का कहना था कि कुछ वक्त की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी एक बाबा से बहुत सारे ताबीज़ लेकर आई थी। कुछ तो वो मेरे कमरे में भी रख दिया करती थी और कुछ पहनने के लिए मेरी पत्नी को दिया करती थी। मुझे ये बातें बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मम्मी के कहने पर मैं उनके काम को कर लिया करता था। बाबा ने मेरी मम्मी को बताया था कि मेरी पत्नी पर सच में किसी ने जादू टोना किया हुआ है और वो उसके वश में है। तभी तो वो अपने पति के करीब जाने से बहुत डरती है और उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये बाबा सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए ही ये सारी कहानी बना रहा है। लेकिन हकीकत भी यही थी। मैं इस वक्त इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अपने तरीके से भी ये जानने की कोशिश में था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो मेरी पत्नी ऐसी थी और मेरे साथ ऐसा किया करती थी। मैं बड़ा परेशान था कि करूँ तो आखिर क्या करूँ, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी का सवाल था। मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपनी पत्नी की बेरुखी देखकर तो नहीं गुजार सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सच जानकर ही रहूँगा कि आखिर मेरी पत्नी क्या करना चाहती है। अगली रात मैं रात के टाइम पर सोया नहीं था, बल्कि सोने की एक्टिंग कर रहा था ताकि मेरी पत्नी को लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुका हूँ। मैंने नोटिस किया कि कमरे में अंधेरा था और मेरी पत्नी धीरे धीरे बेड से नीचे उतर रही थी। फिर 5 मिनट होते ही मेरी पत्नी कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं भी अपनी पत्नी का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगा था। वो आज गार्डन में नहीं जा रही थी, बल्कि छत की सीढ़ियों से छत पर जा रही थी। मैं हैरानी से उसका पीछा कर रहा था कि आखिर आधी रात को उसे छत पर क्या काम पड़ गया। फिर छत पर जाने के बाद वो एक कोने की तरफ को खड़ी हो गई थी। छत पर वैसे तो चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद की चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को देख सकता था। छत पर ही दीवार के पीछे खड़े होकर मैं अपनी पत्नी को देख रहा था। उसने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू में से कुछ निकाला था। वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि मोबाइल था, लेकिन मैंने तो अपनी पत्नी को अभी तक कोई मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं दिया था। फिर ये मोबाइल मेरी पत्नी के पास कहाँ से आया था, और ना ही आज से पहले मैंने कभी उसके पास मोबाइल देखा था। फिर मेरी पत्नी ने मोबाइल को अपने कान पर लगा लिया और वो किसी से बातें कर रही थी। उसकी बातों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी कह रही थी कि अब मैं और दिन इस घर में नहीं रह सकती। तुम कुछ भी करके मुझे इस घर से निकाल दो। मुझे अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये रोने धोने वाला नाटक कर कर के थक चुकी हूँ। अब मैं इस नाटक को और नहीं कर सकती।
वो बार बार किसी आशीष नाम के लड़के का नाम ले रही थी। उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसका मतलब ये था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी। इसका मतलब ये है कि वो इतने दिनों से मुझे और मेरी फैमिली को बेवकूफ़ बना रही थी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो मुझसे दूर रहने के लिए एक्टिंग कर रही थी। मैं अब अपनी पत्नी की बात और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं था जो खामोशी से हर बात को बर्दाश्त करता रहे। मैं गलत बात के बहुत खिलाफ था, इसलिए मैंने जाते ही फ़ौरन अपनी पत्नी के हाथ से मोबाइल छीन लिया। वो घबरा गई थी और कांपने लगी थी। मुझे देखकर उसने फिर से रोने की एक्टिंग शुरू कर दी थी। मैंने उसे कहा कि अब तुम्हें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में जान चुका हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। मैं ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपनी ही बात करता रहूं, मैं सामने वाले को भी बोलने का मौका दिया करता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें मुझसे अगर कोई भी परेशानी थी तो मुझसे कह सकती थी। तुम्हें इस तरह से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सामने वाले की बात को ना समझ सकूँ। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? मेरा नरम लहजा देखकर उसका दिल पिघल गया था और उसने ऐसा करने की वजह मुझे बता दी थी। उसने कहा कि दरअसल मैं आशीष नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। वो मेरा क्लास फेलो था, लेकिन वो बेचारा गरीब है। मेरे पेरेंट्स मेरी उससे शादी नहीं करवाना चाहते थे। मैंने बहुत जिद की थी, पर वो लोग नहीं मान रहे थे। जब तुम्हारे घर से मेरा रिश्ता गया तो मेरे घर वालों ने फ़ौरन ही रिश्ता पक्का कर दिया था, क्योंकि मेरे अफेयर की बात सुनने के बाद उन लोगों को मेरी शादी करने की बहुत जल्दी हो गई थी। मैं आशीष से बहुत प्यार करती थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था। उसने मेरे घर रिश्ता भी भेज दिया था, पर मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ मेरी शादी इसी वजह से नहीं की कि वह गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। मेरी शादी फिर आपके साथ हो गई। मैंने सोचा था कि अगर मैं आपके साथ ये रोने धोने का और डरने का नाटक करूँगी तो आप कभी मेरे करीब भी नहीं आओगे और एक दिन मुझसे तंग आकर मुझे डिवोर्स दे दोगे। फिर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक आशीष के साथ शादी कर सकूँगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? वो मेरी बात सुनकर घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती के बंधन में नहीं बांधना चाहता। हालांकि तुम्हारे माता पिता मेरे साथ तुम्हें ज़बरदस्ती बंधन में बांध चुके हैं। माता पिता को चाहिए कि औलाद की मर्जी के बिना उन्हें उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर औलाद गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं? मेरी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि जिसे वो प्यार करती है वह उसी के साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देखती आई है और उसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन उसके माता पिता ने तो मेरी शादी उसके साथ करवा कर उसके सपनों को चूर चूर कर दिया था। तभी तो वो मेरे साथ ऐसा कर रही थी। मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से हम दोनों ही कंफर्टेबल ना हो। ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा? ये बात मैंने अपनी फैमिली को बता दी थी। हालांकि मेरी माँ और बहनों को इस बात का बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मैंने कोर्ट जाकर पेपर्स तैयार करवा लिए और अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी थी। मेरी पत्नी ने झूठी एक्टिंग करने और मुझे और मेरी फैमिली को बेवकूफ़ बनाने के लिए माफ़ी मांगी थी। हम लोगों ने उसे माफ़ कर दिया था। उसने अपनी मर्जी के मुताबिक आशीष से शादी कर ली थी। वो मेरे घर से जा चुकी थी। उसके और मेरे सारे संबंध ख़त्म हो चुके थे। लोगों को पता चल गया था कि मेरी डाइवोर्स हो गई है। जाहिर सी बात है, सौम्या मेरी बहन की ननद थी। उसे तो ये बात सबसे पहले पता चल गई थी। उसने अभी भी मुझे ट्राई करने की कोशिश की थी और अब की बार उसने मेरी मर्जी के मुताबिक और अच्छे परिवार वाली लड़कियों की तरह अपनी मर्जी को जाहिर किया था। उसने मेरी दीदी से बात की थी और कहा था कि वो मुझे पसंद करती है। मेरी पहली शादी ख़त्म होने के बाद भी वो मुझसे दूसरी शादी करने पर भी तैयार थी। मैं इस बात से हैरान था कि वो मुझसे किस कदर प्यार करती थी कि वो मेरी दूसरी पत्नी बनने के लिए भी खुशी खुशी तैयार थी। मुझे लगा कि शायद मैंने पहले सौम्या के प्यार को नहीं समझा, तभी मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया था। कहते हैं ना कि कभी कभी हम किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करते, और जब हमें उसकी फीलिंग्स की कदर होने लगती है तब हमें पता चलता है कि हमने उसको कितनी बड़ी गलती की सज़ा दी है। सौम्या अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरी दीदी को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था और ना ही सौम्या की फैमिली वालों को इस बात से कोई ऐतराज़ था। मेरी शादी सौम्या के साथ हो गई
और अब मैं सौम्या के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो सच में बहुत अच्छी लड़की है और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि उसने साबित कर दिया कि जब मैंने उसको रिजेक्ट किया था तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं शुरू से ही उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेता तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन मेरी नीयत भी गलत नहीं थी। मेरा भगवान जानता है कि मैंने अपनी माँ और बहनों के खातिर ही उनकी पसंद की लड़की से शादी की थी और कभी अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं थी और ना ही मैं किसी लड़की को पसंद करना चाहता था। किस्मत हमेशा उन्हीं लोगों से हमें मिला देती है जिनका साथ हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है, चाहे वो देर से मिले या जल्दी, पर हमेशा किस्मत का लिखा ही हमारे साथ चलता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।